अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। A1 टेलीविज़न के प्रोग्राम सच बोलो से मैं हूँ आपका मेज़बान शहरयार अहमद। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम नवीस और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के मेज़बान जो डिफेंस बीट और यूथ के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम करते रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट हैं इश्तियाक गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इश्तियाक साहब, आपका जो एक तारुफ़ है वो बहुत वसी है। आपने नौजवानों के प्रोग्रामों से शुरू किया प्रोग्राम करना, रोज़ टीवी से वाबस्ता हैं, फिर पीटीवी पे भी जाते हैं और दूसरे डिफरेंट प्राइवेट टीवी चैनल्स पे जाके आप प्रोग्राम करते हैं। आप बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, डिफेंस मैटर्स के भी आप तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल-अक़वामी सियासत को भी आप देखते हैं। आपसे आज का प्रोग्राम जो है, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात वाबस्ता हैं, इस वक़्त पाकिस्तान जितनी तरक्की कर रहा है मुआशी तौर पर और मस्बत अशारिये आ रहे हैं उसकी मईशत के, उसके साथ हम देखते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी की जाती है और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए और उसके सी पैक जैसे बड़े मंसूबों को सबूताज करने के लिए भारत की जो है पुष्टपनाही से हमारे मुल्क में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जिनको हमारी मुसल्लह अफ़वाज बड़ी कामयाबी के साथ पिछवा कर रही है। फितनतुल ख़वारिज जो हैं और हिंदुस्तान की तरफ से सपोर्ट जो है इनकी। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक़्त हमें चैलेंजेस का सामना है, आप एक गैर जानबदार मुबस्सिर होने के नाते मुझे ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को भी कि आप क्या समझते हैं किस लेवल तक इस वक़्त जो है सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है और क्या हमारी जो है अफ़वाज और कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे इसको जिस तरह तनदेही से इस पे काम कर रहे हैं, कितने अर्से तक जो है हम इस पे काबू पा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये कोई नए नहीं हैं। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जब 9/11 हुआ था, जिसमें 2996 अफ़राद जाँ बाक हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादी बना और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अगर हम गुज़श्ता 23-24 सालों की बात करें, तो हमने 80,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी, $160 अरब से ज़ायद का माशी नुकसान बर्दाश्त किया। लेकिन इसके बावजूद दुनिया जो है उसने पाकिस्तान को हमेशा शक की निगाह से देखा। इस सारी कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपिसेंटर समझा जाता था, जबकि इसके बरक्स हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का विक्टिम यानी एक मुतासरा मुल्क समझा जाता था। हालाँकि अगर हिंदुस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क होता तो फिर ये जो हमने 80-85 हज़ार जानों की कुर्बानी दी, $160 अरब से ज़ायद का माशी नुकसान हमने बर्दाश्त किया, ये सारा नुकसान तो हिंदुस्तान का होना चाहिए था। लेकिन हिंदुस्तान इसके बरक्स अगर हम देखें तो जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस की बात करते हैं, हम मुंबई अटैक की बात करते हैं, उड़ी अटैक की बात करते हैं, पठानकोट हमले की बात करते हैं और पुलवामा हमले की बात करते हैं, तो ये सारे वो हमले थे जो हिंदुस्तान ने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए। यानी कि खुद फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। तो इस तफ़रीक के बावजूद दुनिया की नज़र में पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के एपिसेंटर पर एक उस नज़र से पाकिस्तान को देखा जाता था। लेकिन अब सूरत-ए-हाल जो है वो पाकिस्तान के हक़ में काफ़ी तब्दील हो चुकी है। अब दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से माज़ी के अंदर फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए थे, इसी तरीके से पहलगाम का फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करवाया और हिंदुस्तान का ये जो शर्मनाक गलीज़ चेहरा था पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के नतीजे में हिंदुस्तान को एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया, तो उसके बाद आलमी सतह पर भी अब दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान ना तो सफारती महाज़ के ऊपर कमज़ोर है, तन्हाई का शिकार नहीं है, बल्कि अपना दिफ़ा करना भी जानता है और यही वजह है कि आज सऊदी अरब जैसे ममालिक पाकिस्तान के साथ जो है वो दिफ़ाई मुआहदे कर रहे हैं। अच्छा इश्तियाक, आप मुझे ये बताइएगा कि आप भी गुज़िश्ता रोज़ भी है क्वेटा में जो है खुदकुश धमाका हुआ जिसमें मासूम शहरी जो हैं 12 के लगभग जो है उन्होंने शहादत नोश फरमाई है। अभी हम ये देखते हैं कि जहाँ पे भी इस किस्म के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तो हमारे फ़ौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्स होता है और उनके फिर कमीगाहों से चुन-चुन कर उनको मारा जाता है। तो हमारी जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं और एजेंसियाँ हैं, उनके भी टारगेट्स और क्या हैं? आप हमारे ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा दरअंदाज़ी हो रही है और कहाँ पे जो है इनको टारगेट किया जाएगा अब नेक्स्ट टाइम? सबसे ज़्यादा जो दरअंदाज़ी के वाक़यात आ रहे हैं, वो तो हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में है। लेकिन इसके साथ-साथ जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब का आगाज़ किया था, तो उस वक़्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान क़यादत थी, उसको हमने बताया था कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ फ़ैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ कर चुके हैं। ये यहाँ से भागकर आपकी सरज़मीन में दाख़िल होंगे। या तो आप इनको पकड़ कर हमारे हवाले करें या इनको वहाँ पर मार दें। लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी, उनकी तरफ से पाकिस्तान को कोई तामन नहीं मिला।
जब अफगानिस्तान के अंदर उनके साबिक सदूर अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमत थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान के जो 66 ट्रेनिंग कैंप्स थे वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद थे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे थे। पाकिस्तान को तवक्को थी कि यहाँ से अमेरिका का इनखला हो जाएगा, वहाँ पे अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत बन जाएगी, तो हालात पाकिस्तान के हक में साजगार हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका वहाँ पे जो नेटो का असला छोड़कर गया और अपना जो जदीद असला छोड़कर गया, आज वही असला पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। और इन सब को अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की गैर एलानिया सरपरस्ती हासिल है। तो जब तक ये गैर एलानिया सरपरस्ती हासिल रहेगी और हिंदुस्तान के साथ साथ उसकी जो वहाँ पे जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है वो उससे बाज नहीं आएगा, और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मौसर इंतजामात और इकदामात नहीं कर रही थी, तब तक पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के ये वाक़यात यूं ही रूनुमा होते रहेंगे। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और आम पाकिस्तानियों की जो कुर्बानी है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से सर्च ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, और दहशतगर्द अनासर, उनके स्लीपर सेल्स और उनके सहूलतकारों को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा कि अगर एक मुल्क पे हमला होगा तो दूसरा मुल्क भी जो मुतासिर उसमें शुमार किया जाएगा और उसकी हिफाजत करेगा। पाकिस्तान को तो बहुत सारे अफगानिस्तान से भी और भारत की तरफ से ऐसे खदशात लाक हैं। तो आप ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि अगर भारत फिर तो ऐसी हरकत करता है जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात की थी इस साल, जिसमें उसमें बहुत मुँह की खानी पड़ी, उसने शिकस्त फाश हुई भारत को। अगर वो ऐसी दोबारा मज़मूम हरकत करता है तो क्या सऊदी अरब की जहाज़ और उसकी फ़ौज पाकिस्तान आएंगी पाकिस्तान की हिफाजत करने? और अगर वहाँ से इसराइल जैसे कि अरब रियासतों पर हमले करता रहता है, मिसाइल वगैरह और जहाज़ों से बमबारी करता है, क्या अगर वो ऐसी हरकत करता है इसराइल सऊदी अरब के साथ, तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज उसका जवाब देंगी और इसराइल पर हमला करेंगी? देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की या उसने ज़मीनी जंग का आगाज़ किया, तो हमें जो सऊदी अरब के मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे उनके फ़ौजी दस्तों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना दिफा जो है वो बखूबी करना जानता है, लेकिन इसके बरक्स सऊदी अरब से हम दफ़ाई सूरत हाल से ज़्यादा, क्योंकि सऊदी अरब सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क नहीं है बल्कि एक बड़ा अमीर तरीन मुस्लिम मुल्क है, और उसके हवाले से हमारी जो मुआशी सूरत हाल है उसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी आ सकती है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान दिफाई एतबार से खुद कफील है, पाकिस्तान दिफाई एतबार से बहुत मजबूत है, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की पहली एटॉमिक पावर है, और यही वजह है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी हद तक अब डिपेंड कर सकता है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि देखें, कतर जो था उसके सिक्योरिटी का ज़ामन एक वक्त में अमरीका था, और कतर को यकीन था कि अगर हमारे ऊपर किसी ने कार्रवाई की तो अमरीका की जो जदीद टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसके जो हवाई अड्डे हैं, ये हमारे हक में इस्तेमाल होंगे। और हमने उसका एक अमली मुजाहरा भी देखा था कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी थी तो उस वक्त हमने देखा कि ईरान के जो मिसाइल दागे गए थे कतर के ऊपर वो नाकाम बना दिए गए थे, लेकिन इसके बरक्स जब इसराइल ने कतर के ऊपर मिसाइल दागे तो वो अमरीका ने वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने निशाने को जो है वो टारगेट कर दिया। तो इससे अमरीका की मुनाफिकत, उसका जो ड्यूल फेस है वो भी सामने नजर आता है, और अब कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जैसे ममालिक जो है उनकी नजर के अंदर अमरीका का किरदार मशकूक हो गया है। तो पाकिस्तान का जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा हुआ है, मुमकिन है कि दुनिया के दीगर ममालिक के साथ भी मुआहदा हो, और हमारे जो एटमी हथियार हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमने हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं। हमारे एटमी हथियार जो हैं वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये पाकिस्तान की एक बड़ी वाज़े तौर के ऊपर पॉलिसी है, जिसके ऊपर जो है वो शक की निगाह से एग्रीमेंट हुआ है, अगर सऊदी अरब पे इसराइल हमला करता है या मिसाइल फेंकता है तो क्या पाकिस्तान से भी मिसाइल इसराइल पर दागे जाएंगे? देखिए, उसका मुख्तसर जवाब ये है कि अगर सऊदी अरब की सालमियत को किसी भी तरह के खतरात लाक होंगे तो वहाँ पे हमारे मुकद्दस मकामात हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के जितने दीगर ममालिक भी हैं वो इन मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी बड़े फख्र के साथ देंगे। लेकिन उसके अंदर हम सऊदी अरब का दिफा तो करेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा कि इसराइल हमला करे तो इसराइल के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी मिसाइल। तो फिर ये किस बात का फिर मुआहदा किया इन्होंने आपस में, सऊदी और पाकिस्तान का?
अगर हमें तो इतनी बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ बताई गई हैं, अखबारों में भी आया है, टेलीविज़न पे भी आया है कि अगर एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा, तो अगर वो इसराइल सऊदी अरब पे मिसाइल देखिए दागता है पाकिस्तान और दिफा तो करेगा ना। पाकिस्तान उस पे हुँ। मिसाइल नहीं फेंकता, तो फिर कौन-सा देखिए, मिसाइल मुआहदा हो फेंकना गया? एक अलग बात है, अगर वहाँ से कोई मिसाइल आते हैं, उनको नाकाम बनाना, उनको नाकारा बनाना अलग बात है। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, तो पाकिस्तान उसके दिफ़ा का ज़ामिन है। पाकिस्तान उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप ये कहें कि कल को सऊदी अरब की किसी के साथ लड़ाई हो जाए और पाकिस्तान जो है, अपने जो इस तरीके से हमारे पास जौहरी हथियार हैं, उनका बेदरीक इस्तेमाल कर दे, तो ये नहीं, प्रैक्टिकली जौहरी हथियार पॉसिबल की नहीं मैं है। बात नहीं कर रहा, जी। कन्वेंशनल वॉरफेयर जो होती है, उसमें भी तो इस्तेमाल हो सकते हैं ना। मेरा तो सिर्फ़ ये नाज़रीन को ये समझाना मकसूद है कि ये जो आप कह रहे हैं मुक़द्दस मकामात की, तो उसपे तो मुक़द्दस मकामात का तो नहीं लिखा, मुक़द्दस मकामात तो सारों के लिए मुक़द्दस हैं देखिए, और उन्होंने सऊदी कह अरब दिया, की स उस जो एग्रीमेंट है, हुँ। उसमें लिखा है एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला ठीक। तस्वुर होगा। इसकी वज़ाहत कीजिए। देखें, सऊदी अरब के हवाले से जो हमारी पॉलिसी होगी वो डिफेंसिव होगी, ऑफेंसिव नहीं होगी। अगर सऊदी अरब को किसी उसकी सालमियत को खतरा होगा, तो पाकिस्तान डट कर जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर सऊदी अरब किसी मुल्क के ऊपर सालमियत से जारहियत क्या करना मुराद है चाहेगा, आपकी? जब एक जहाँ पे 15-20 कोई सऊदी मिसाइल अरब फेंक के ऊपर दिए, अटैक कर देता है, तो हाँ, तो पाकिस्तान वो उसका दिफा सालमियत तो करेगा। खतरे में आ जाती है पाकिस्तान ना। उसका दिफा करेगा, लेकिन पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा। डिफेंसिव हम रहेंगे, दिफ़ा ऑफेंसिव कैसे नहीं होंगे। करेगा? मिसाइल को रोक लेगा बस। नहीं, हाँ, डेफिनिटली मिसाइल को रोकेगा भी और तो जिस तरीके फिर से वो उस पे करेगा हमला उसको नहीं नाकारा करेगा भी जैसे बनाएगा। भारत पे किया था? नहीं, भारत का जो है वो देखिए हमने जो आज तक तैयारी की है वो हिंदुस्तान के साथ की है। अब देखें अब इतनी बड़ी जंग हुई ना पाकिस्तान और हुँ। हिंदुस्तान के दरमियान, तो हमारा कोई भी F-16 तैयारा या JF-17 थंडर क्या हिंदुस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्ज़ी करते हुए हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अब जंग का तरीक़ाकार बदल गया। अब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मुल्क जो है हमारे ऊपर हमला करेगा तो अब इसी तरीके से ज़मीनी अफ़वाज जिस तरीके से माज़ी के अंदर जंगें होती थी, वो होती थी। अब टेक्नोलॉजी की जंग है और पाकिस्तान उस लिहाज़ से जो है वो सऊदी अरब को तो जो मुकम्मल तौर के सऊदी ऊपर अरब दिफा और मुहैया करेगा। पाकिस्तान का फिर वो सवाल वहीं रह गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान का ये जो हमें बताया जा रहा है और हुक्मरान बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और अवाम भी कि ये आप एक-दूसरे पर हमला तस्वुर करेंगे और उसका दिफ़ा किया जाएगा। तो फिर बात तो वहीं की वहीं रह देखिए गई मैं और आप इसका वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। आप मुझको ये बताएँ कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है। हमने हमेशा देखा कि अमेरिका जो है उसने अपने मफ़ाद की खातिर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। 9/11 के बाद भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। उसके बाद यही ट्रंप है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहता था कि ये 2 नंबर हुकूमतें हैं, ये हमें डबल क्रॉस करती हैं, ये तालिबान की भी सपोर्ट करती हैं और हमें बेवकूफ़ बनाती हैं, हमसे भी खाती हैं, अरबों डॉलर हमसे खा गए हैं। वो इल्ज़ामात लगाता था। आज वो कौन-सी ऐसी तब्दीली आ गई है कि वो गीत गा रहा है फ़ील्ड मार्शल के और शहबाज़ शरीफ के? उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि जैसे मैंने पहले एक जवाब दिया उसके अंदर कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब इतनी सारी कुर्बानियाँ दे रहा था, तो बजाय इसके कि अमेरिका और इसके इत्यादी ममालिक पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहते, वो जब यहाँ का दौरा करते थे तो हमें एप्रिशिएट किया जाता था, हमारी कुर्बानियों को सराहा जाता था। हुँ, लेकिन जब यहाँ से वापस जैसे ही वो अमेरिकी सरज़मीन पर पहुँचते थे, तो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा शुरू हो जाता था। हुँ। अभी जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहे हैं या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात को अपने लिए एज़ाज़ करार दे रहे हैं, तो इसका ये कतई तौर के ऊपर मतलब नहीं है कि अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तवक्कुआत के लिए किसी भी हद तक जाएगा। हमारी एक अपनी खर्जा पॉलिसी है, हमारी एक अपनी दिफाई पॉलिसी है और हो सकता है कि अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयानात दे रहे हैं, आइन बरअक्स है कि महीने डेढ़ महीने के बाद जो है वो इन्हीं के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आएँ, वो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करें, पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करें। तो अभी अमेरिका के मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि आज से कुछ अर्सा कबल तक अमेरिका ये समझता था कि अगर हमने चाइना को टफ टाइम देना है, हम नहीं चाहते कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, तो उसके अंदर हिंदुस्तान हमारे लिए बेहतरीन चॉइस है। अमेरिका ये समझ रहा था कि हिंदुस्तान को जो है वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के नतीजे में हिंदुस्तान का गरूर और तकब्बर खाक में मिलाया, तो उसके बाद अमेरिका को पता चल गया कि हिंदुस्तान जो है वो तो पाकिस्तान के मुकाबले में अपना दिफा नहीं कर सकता, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बना सकता, तो ये हमारी खातिर चीन के साथ क्या लड़ेगा और चीन को क्या नुकसान पहुँचाएगा। तो यही वजह है कि अमेरिका की पॉलिसी के अंदर हमें एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सी-पैक का इश्यू जो है बहुत सालों से जो है इसमें कन्फ्यूजन का शिकार रहता है ये और ये जो है तकरीबन 3 अरब जो नफूस हैं यहाँ बसते हैं साउथ ईस्ट एशिया में और यहाँ पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की रियासतों में, ये सब के सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब जो इस पे मुख्तलिफ़ औक़ात पे ये बातें सुनने को मिलती हैं कि अमेरिका नहीं पसंद करता कि चीन और पाकिस्तान का सी-पैक जो है तकमील पे पहुँचे। इस हवाले से आपकी क्या राय है?
देखें, ये तो कभी भी चीन की तरक्की जो है वो अमेरिका के लिए तो काबिल कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सी पैक किसी तरीके से आगे बढ़ता है तो चीन दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, दुनिया की पहली ताकत बनने के बिल्कुल वो करीब है। तो इसलिए सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, आप बरतानिया की बात करें या बाकी दुनिया के दीगर ममालिक की बात करें, अब चीन को शायद जो अमेरिका है उसको पाकिस्तान की तरक्की से इतना मसला ना हो, या शायद बरतानिया को पाकिस्तान की तरक्की से इतना मसला ना हो, लेकिन चीन की तरक्की इन ममालिक के लिए नाकाबिल कबूल है। तो यही वजह है कि जब हम बात करते हैं कि सी पैक को मुतासर किया जा रहा है या मुतासर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो उसके अंदर हमने कभी अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस या हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा के नेक्सस की बात नहीं की, बल्कि हमें मालूम है कि इस नेक्सस के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि सी पैक को मुतासर करने के लिए इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, या बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 जो है, ये भी मुश्तरका तौर के ऊपर जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सी पैक का जो रूट है वो इन ममालिक के लिए नाकाबिल कबूल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी सारी मुश्किलात और इतनी सारी मुखालफत के बावजूद सी पैक के ऊपर ना काम रुका है और ना अभी रुका हुआ है और ना मुस्तकबिल के अंदर कभी रुकेगा। अच्छा, ये अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दरअंदाज़ी हो रही है, बहरहाल हमारे हुक्मरान कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान वहाँ से रोके, और जो TTP को और मजीद ब्रिगेड को और भारतीय जो हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के जो है वो नेक्सस हैं, वो पाकिस्तान में आके जो है यहाँ पे इमलाक को और जानों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से और पाकिस्तान के साथ से आइंदा आने वाले वक़्त के मरासिम के हवाले से आपकी क्या राय है? जबकि हमारे हुक्मरान और हमारी मुसल्लह अफ़वाज तो यही कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ नुकसान पहुँचाएगा जाएगा, जानी नुकसान होगा, तो फिर हम किसी कीमत पर दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। बिल्कुल, हमने घुसकर मारा भी है। पाकिस्तान ने बहुत सारे मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ ऐसी की हैं जहाँ पे अगर हमें लगा कि ईरान के अंदर से कोई जारियत हुई है या अफ़गानिस्तान के अंदर जारियत हुई है, तो हमने बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ पे जो हमारे अहदाफ थे हमने उनको निशाना बनाया। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर जो एक तब्दीली नज़र आ रही है। कुछ अर्सा पहले तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल होती थी, लेकिन हम कहते थे कि हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, इसके खिलाफ जो है वो जारियत या इसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। जारियत हम करते नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान के दिफा की बात होगी तो फिर हमें क्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई करनी पड़े। हमने माजी के अंदर भी की है और हम मुस्तकबिल के अंदर भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे देखें 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की बुरी हुकूमत है। उस हुकूमत को ये समझना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान के साथ वो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मौसर इंतजामात और इकदामात नहीं करते, अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल अमन नहीं आ सकता। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब भी वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर दरअंदाजी होती है, पाकिस्तान जब उनके 20, 25, 30, 35 दहशतगर्दों को मारता है, तो उनकी जो लाशें हैं वहाँ पे गल सड़ जाती हैं, परिंदे खा जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आके इन लाशों को वापस ले जाएं। तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत हो, हामिद करज़ई की हुकूमत हो, या अभी अफगान तालिबान की बुरी हुकूमत हो, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मौसर इंतजामात और इकदामात नहीं किए गए। यही वजह है कि आज भी अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, अब वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, वो अफगानिस्तान की सरजमीन को भी इस्तेमाल करते हैं और अमरीका और नेटो का छोड़ा हुआ असला भी, और ये सरपरस्ती जो है ये गैर एलानिया तौर के ऊपर अफगान तालिबान की तरफ से उनको मैसर है। अच्छा, इराक भारत का तो सारी दुनिया जानती है कि भारत खित्ते के बहुत सारे ममालिक के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है और उसके इख्तिलाफात हैं, इश्यूज़ हैं। ईरान हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मिल के वो बाकी इलाकाई ममालिक को अदम इस्तेहकाम करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता है, और जैसा कि आपने कहा कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी करता है फिर इन चीज़ों के लिए। लेकिन हम अभी कुछ अरसे से देख रहे हैं, लगभग 1 साल से, कि तब्दीली आ रही है इस खित्ते में। बांग्लादेश की हुकूमत ने एहतजाज किया और हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म कर दी, जो कि उसकी हिमायत चाहता थी भारत की। फिर हम श्रीलंका में भी ऐसा ही देखते हैं, नेपाल में भी देखते हैं। और ये आप समझते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता कुछ अरसे तक भारत का फिर असर रसूख बहुत कम हो जाएगा इस खित्ते में और उसकी बिल्कुल एक मामूली सी हैसियत रह जाएगी? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि आज से कुछ अर्सा कबल, जब इससे पहले भी हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे नरेंद्र मोदी, और हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी। तो ये नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश की सरज़मीन पर पहुंचे तो वहाँ पर इन्होंने एक तकरीर की थी, और तकरीर करते हुए बड़े फ़ख्री अंदाज के अंदर उन्होंने अपने सीने के ऊपर हाथ मारा और उन्होंने कहा कि हाँ, हम ही वो थे जिन्होंने मुक्ति बानी बनाई। तो ये तो नरेंद्र मोदी ने इतराफ़ कर लिया था कि वो अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ के ऊपर जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। फिर श्रीलंका के अंदर जो तमिल टाइगर्स हैं,
उनके ताने बाने आप देख लेंगे किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं। फिर बिल्कुल ऐसे। नेपाल के हिंदुस्तान के साथ जिस तरीके से ताल्लुकात मुतासिर हुए, तो अब नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, इनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान का असल और शर्मनाक और ये गलीज चेहरा जो है अब वो कितना काबिल नफरत है। वो ये जो वजह है कि चौधरी इन बनना ममालिक के चाहता है साथ उसकी भी जो है वो चौधराहट खत्म तब्दीली हो आई है। गई है एक तरह से एक कहा जाए। चुतराहट भी खत्म होगी और फिर अमेरिका को और बरतानिया को भी पता चल गया और फ्रांस जैसे ममालिक को भी पता चल गया कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है यहाँ पे सिखों की टारगेट किलिंग करता है। बिल्कुल इनकी खुफिया एजेंसी जिस तरीके से करती है उसके ऊपर वो देखें ना मुख्तलिफ किस्म के सारी दुनिया में बयानात। ऐसे तो है। हिंदुस्तान का कनाडा शर्मनाक ने और उनके गलीज चेहरा डिप्लोमेट्स बाहर बिल्कुल निकाल दिए थे। बेनकाब हो गया, जो शायद इससे हाँ। पहले इस तरह से नहीं हुआ जी, था। पूरी दुनिया में उसकी जो है फ्रांस हो गया, जी बरतानिया हो गया, बिल्कुल, कनाडा की स्पेन आप हो गया, बात कर रहे हैं यूरोपियन जिस तरीके से ममालिक, वहाँ पे कनाडा और हुआ थी। अमेरिका सब ने पुरजोर मजम्मत की है, जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत की एजेंसियों के खिलाफ। हम्म, बहुत शुक्रिया इश्तियाक, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, बहुत से रात गुफ्तगू हुई बहुत दहशतगर्दी के शुक्रिया आपका। हवाले से, आपने उसका पूरा सिनेरियो बताया। नाज़रीन, इवन टेलीविजन के प्रोग्राम सच बोलो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।